friends, welcome to my YouTube channel Education Review. Today we are going to learn about IDL Geography, Mumbai University Geography paper 102 क्लाइमेटोलॉजी। और आज हम इस क्लाइमेटोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके फ्रेंड्स, अभी यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जियोग्राफी एज ए स्टूडेंट्स ऑफ आइडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जामिनेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम टॉपिक वाइज जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले है इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ से क्या है, एक इन्वेलप है। किसका? गैस का, गैसियस इन्वेलप है, ठीक है। जो अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है, ठीक है। लेकिन देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून एंड अदर, सो देर इज नो लाइफ, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द एटमॉस्फेयर। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे अर्थ में बहुत सारी फॉर्म ऑफ लाइफ है। लाइक कहीं आप ह्यूमन देख रहे हैं, कहीं आप एनिमल्स देख रहे हैं, कहीं पे आप ट्रीज देख रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं मून या फिर उन प्लैनेट्स पे नहीं है जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर हैवी एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन जो होती है और हीलियम जो होती है वो बहुत हल्की होती है, ठीक है। हेंस ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी दीज गैसेस आर कंसनट्रेटेड नियर अर्थ सरफेस, ठीक। अभी जो डाउट था आप लोगों का कि जो गैसेस का इन्वेलप है वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में क्यों रहता है ना, वो स्पेस में क्यों नहीं चला जाता या फिर अर्थ के सराउंडिंग से दूर क्यों नहीं चला जाता? बिकॉज द ग्रेविटी पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम नियर टू अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ 100% एंड इट इज़ अबाउट 1013 मिली बार, ठीक है। तो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर जो अर्थ के सरफेस पे जो लग रहा है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वो सी लेवल पे कितना है? सी लेवल पे 1013, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013, उसको बेसिकली हम लोग सी लेवल पे मेज़र करते हैं। क्योंकि जो हमारा टोपोग्राफी है ना, जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ पे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, है ना, जैसे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे हाइट का वेरिएशन है। जो सरफेस है उस पर हाइट का वेरिएशन है। इसलिए जब भी हम लोग जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम मेज़र करते हैं तो बेसिकली उसको हम लोग सी लेवल पर ही मेज़र करते हैं, ठीक है। एज वी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज। जब हम लोग एटमॉस्फेयर पे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जब मूव करते हैं अर्थ सरफेस से, तो जो प्रेशर है वो फर्दर रिड्यूस होता है। कितना रिड्यूस होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अल्टीट्यूड जीरो, मतलब कि अगर हाइट जीरो है, मतलब अगर आप अर्थ सरफेस पे हैं तो एज्यूम करके चलिए कि प्रेशर है 100% जो है 1013 मिली बार, ठीक है। फर्दर अगर आप 5.6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, यदि आप किसी माउंटेन पे जाते हैं, है ना, जिसकी हाइट 5.6 किलोमीटर हो, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 50% हो जाएगा, ठीक है। 50% मतलब इसका हाफ कर लीजिए आप, 1013/2, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा। फर्दर आप 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 10% हो जाएगा, सिर्फ 10.13 मिली बार हो जाएगा, ठीक। 30 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो सिर्फ 1 मिली बार का प्रेशर रहेगा। 80 किलोमीटर जाएंगे तो फर्दर और कम हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि
ठीक है, कि आप जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो अप टू थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर बियॉन्ड द अर्थ सरफेस, बट मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज बिलो 30 to 80। कहने का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर का जो मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं, कहने का मतलब जो उसमें गैसेस हैं, वो 30 to 80 किलोमीटर के ही रेंज में हैं। ठीक है, इसके ऊपर वो नहीं है। लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 1000 of किलोमीटर्स तक जो अर्थ के सरफेस से ऊपर तक फैला हुआ है। लेकिन जो मेन गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो अर्थ सरफेस से 30 to 80 किलोमीटर के ऊपर तक है। ठीक है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 20th century along with the invention of weather balloons, airplanes, rockets, sounds and radio waves and recent satellites have helped to gather information about the atmosphere found at different elevation। कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे जो रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ वेदर बैलून्स, एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, साउंड एंड रेडियो वेव्स एंड रिसेंटली सैटेलाइट्स, तो ये जितने भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसकी वजह से क्या हुआ, हमें एटमॉस्फेयर के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। ठीक है, सर नेपियर शॉ, पिकार्डी, बोर्ड, कैनेली, हेविसाइड, फेरल were some of the eminent scientists who have played to reveal secret of atmosphere। ठीक है, different zones of atmosphere are classified on the basis of the physical and chemical property, density, atmospheric pressure, temperature, chemical and electrical properties। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है फर्दर सब डिवाइडेड इनटू लेयर्स। ठीक है, तो उन लेयर्स का जो डिवीज़न किया हुआ है वो बेसिस किस चीज़ के बेस पे किया हुआ है। ठीक है, और डेंसिटी है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे किया हुआ है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू द पीटरसन इज एज फॉलो विच ऑफ द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिवाइडेड है हमारा जो अदर्स लेयर्स में, जो अलग अलग हाइट पे अलग अलग जो लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, वो पीटरसन जो थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कौन कौन से लेयर्स हैं जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है जो अर्थ सरफेस से शुरू होता है वो है ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर या फिर ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है इसको, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो जो सर्फ अर्थ के जो सरफेस पे अप टू 20 किलोमीटर जो एटमॉस्फेयर है उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर का जो अपर मोस्ट पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर से मतलब 20 किलोमीटर से और फर्दर हम ऊपर जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, 50 किलोमीटर से फर्दर ऊपर जाएंगे तो 80 किलोमीटर होगा, और 80 किलोमीटर और 50 किलोमीटर के बीच का जो रेंज है उसको बोला जाता है मीसोस्फीयर। ठीक है, और 80 किलोमीटर के बियॉन्ड अप टू 400 किलोमीटर जो रेंज है, इस रेंज को बोला जाता है आयनोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। ठीक है, और 400 किलोमीटर के एवं जो पार्ट है उसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर। ठीक है, होप यू गाइज अंडरस्टैंड द वेरियस लेयर्स जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ट्रोपोस्फीयर की क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, द टर्म ट्रोपोस्फीयर वाज सजेस्टेड बाय टाइड बोर्ट। जो टर्म है ट्रोपोस्फीयर टाइड बोर्ट ने दिया था। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपो मीन्स मिक्सिंग ऑफ क्या, व्हाट, गैसेस। दिस इज कॉल्ड एज convective region as all ascending and descending air currents mixing of air is confined to this lowest layer of the atmosphere। ठीक है, कहने का मतलब है
कि जो अप टू 20 किलोमीटर जो मैक्सिमम हमारा जो लिमिट था ट्रोपोस्फेयर का, ठीक है, उसका अर्थ के सरफेस से लेकर ट्रोपोस्फेयर के बीच में, ट्रोपोपॉज के बीच में जो गैसेस हैं, जो एयर है, उसका असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है ना। मतलब वो जो एयर है कभी वो हैवी होके नीचे आ जाएगी, कभी गर्म होके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका मिक्सिंग होता रहता है, ठीक है। ऑल दिस कन्वेक्टिव एक्टिविटी स्टॉप एट द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्टिव एक्टिविटी होता है, कन्वेक्शन मतलब जैसे आपको पता होगा, कन्वेक्शन मतलब ये होता है कि जब हॉट जो हॉट जो सब्सटेंस है, जैसे लिक्विड है या फिर जैसे गैस है, वो गर्म होने के बाद में हल्का हो जाता है, हल्का होकर वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। और जो हैवी जो उसका जो पार्ट है वो फर्दर गर्म होने के लिए जो हैवी रहता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कन्वेक्टिव एक्टिविटी बोलते हैं या फिर कन्वेक्शन बोलते हैं। ये जो एक्टिविटी है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज से ऊपर नहीं होती है, ट्रोपोपॉज से नीचे ही होती है, अर्थ सरफेस से लेकर ट्रोपोपॉज तक, ठीक है। ये जिसमें एक फिगर दिखाया हुआ है, इस फिगर में आप लोग देखेंगे ये एयर करंट्स हैं के बारे में, एयर करंट्स के बारे में दिखाया हुआ है। ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस, ठीक। यहाँ पे जो हॉट एयर है, हॉट मीन्स जो हल्की एयर है, जो हॉट होता है वो एयर क्या होता है, हल्का होता है, लाइट होता है, ठीक है। ये ऊपर असेंडिंग कर रहा है, इसके बाद फाइनली ये ट्रोपोपॉज तक जा रहा है। ट्रोपोपॉज क्या इसका फाइनल डेस्टिनेशन वही है, ये मान के चलिए ट्रोपोपॉज तक जाते जाते वो फर्दर इतना कूल हो जाता है कि वो वापिस से डिसेंड करता है, ठीक है, डिसेंड करता है किसी और पार्ट पे, ठीक है। ये डिसेंडिंग दिखाया हुआ है। तो ये जो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग का जो प्रोसेस है वो अप टू ट्रोपोपॉज तक है, ठीक है। वी लिव इन द ट्रोपोस्फेयर layer of the atmosphere close to the earth. Height of the highest mountain on the earth Everest is about 8 kilometers, but height of the troposphere is about 16 kilometer at equator and about 8 kilometer near the पोल। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो 16 किलोमीटर तक तो इक्वेटर तक है, लेकिन अबाउट 8 किलोमीटर जो है वो पोल तक है। मतलब जो पोल पर जो एटमॉस्फेयर, जो ट्रोपोस्फियर का जो अपर मोस्ट पार्ट है, ठीक है, वो कम है। कहने का मतलब जो ट्रोपोपॉज है वो इक्वेटर पे ज़्यादा हाइट तक है, ठीक है। और जो ट्रोपोस और जो पोल्स के पास में जो ट्रोपोपॉज का लिमिट है वो है ओनली 8 किलोमीटर। इसका रीज़न ये है कि जो जैसे आपको पता है कि द पोल के ऊपर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। ठंडा होने से क्या होता है कि जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ पे जो गैस है वो क्या होगा, हैवी होगा, और हैवी रहेगा, ठीक है, हैवी रहेगा तो वो क्या रहेगा, बाय ग्रेविटी वो एटमॉस्फेयर जो अर्थ का जो ग्रेविटी पुल है उसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो उतने ऊपर तक नहीं जा पाती, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है उसका वहाँ पे जो पोल है, पोल के पास में 8 किलोमीटर तक है, और जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में जो ट्रोपोपॉज की जो लिमिट है वो 16 किलोमीटर है। तो गाइस ये जो फिगर है इसको पक्का आप लोग रेडी कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी में फिगर का बनाना, मैप्स का बनाना, डायग्राम्स का बनाना बहुत ज़रूरी है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। तो इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल दिखाया हुआ है, इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज की लिमिट है 16 किलोमीटर, और जो पोल्स है उसका लिमिट है, पोल्स पर ट्रोपोपॉज का लिमिट 8 किलोमीटर। रीजन मैंने बता दिया कि क्या किस रीजन की वजह से, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल वाटर वेपर, क्लाउड्स, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, साइक्लोन, डस्ट पार्टिकल्स, एरोसॉल्स आर कन्फाइंड टू दिस लेयर ट्रोपोस्फेयर।
इच कंटेंस अबाउट 75% ऑफ द टोटल गैस मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले वाटर वेपर, जो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है क्लाउड्स में, ठीक है, रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, ठीक है, साइक्लोन एंड डस्ट पार्टिकल्स एरोसॉल के अंडर ही आ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ हमारा ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है। और 75% ऑफ द टोटल गैस का जो मास है, ठीक है, वो हमारा इसी एटमॉस्फेयर, यही जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है ट्रोपोस्फेयर, इसमें पाया जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द विंड इंक्रीज विद द हाइट एंड इज मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लेयर। कहने का मतलब जो विंड की वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे एयर नहीं बोल सकते, एयर और विंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो विंड होता है वो एक्चुअली पैरेलल टू द ग्राउंड चलता है, ठीक है, और जो एयर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल टू द ग्राउंड ही मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वेलोसिटी है विंड की, वो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे है, ट्रोपोपॉज के आसपास में है ना, इंक्रीज विद द हाइट एंड इज मैक्सिमम एट द टॉप ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लेयर। ग्राउंड पे जो विंड की स्पीड होती है वो कम होती है। इसका एक ही मेन रीज़न है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, द स्पीड ऑफ द विंड रिड्यूस्ड फर्दर, ठीक। इन दिस जोन टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट, ठीक। इन दिस जोन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन हाइट। इस जोन में जो टेम्परेचर है वो जब हम फर्दर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। कैसे कम होगा, देखिए, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसका टेम्परेचर विथ हाइट फर्दर रिड्यूसिंग with the concept of mainly two factors। फर्स्ट, जब सन का इंसोलेशन आता है, इंसोलेशन मीन्स सोलर जो रेडिएशन आ रहा है, उसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो हीटेड अप होता है ना, ड्यू टू शॉर्ट वेव्स हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, अर्थ का सरफेस जब गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो ये फर्दर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करता है, ठीक है, विथ ड्यू टू लॉन्ग वेव, ठीक है। इन लॉन्ग वेव्स में जो फर्दर जो टेम्परेचर है उसको एटमॉस्फेयर में रेडिएट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, जो एयर है, ठीक है, वो एयर का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जो एयर जो अर्थ के सरफेस में है, अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर है, उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। फर्दर धीरे धीरे ऊपर जाने पे उसका टेम्परेचर और कम होता रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि जो एयर है, एयर में हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जो जैसे लाइक वाटर वेपर्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं कि विथ इंक्रीज ऑफ हाइट इनका जो अभी तक कंसंट्रेशन था, ठीक है, वो डेंसर जो था, ड्यू टू बाई ग्रेविटी एंड वेट, जो डेंसर मटेरियल था, ऊपर फर्दर जाने पे जो ग्रेविटी और कम होता है, और उसकी वजह से ये जो एयर है वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। एक्सपेंड करने से जो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि फर्दर जो हीट का ट्रांसफ़र है वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें ध्यान देने की वाली बात है कि जो विथ इंक्रीज इन हाइट हाउ द टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, ठीक है।
कैसे कम हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विथ इंक्रीज इन हाइट हाउ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर एयर जो भी है डिक्रीज कैसे हो रहा है। दिस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर अबाउट 6.5 डिग्री पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 1 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर है इसका 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है हमारा 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट स्टॉप्स एट द अपर लिमिट, है ना, एट द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज पे इसका जो लिमिट है ट्रोपोपॉज तक है। ट्रोपोपॉज के बाद में आप देखेंगे जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, जब ट्रोपोपॉज तक तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ट्रोपोपॉज के बाद में फिर से एयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू करता है। इसलिए बोल रहा है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर जो है सेंटीग्रेड, वो अप टू ट्रोपोपॉज तक है। ठीक है। The boundary between the troposphere and the next layer, stratosphere, is remarked by thin layer called tropopause। ठीक है, जो thin layer है उसको बोला जाता है tropopause। It was used by सर नेपियर शॉ। ठीक है, सर नेपियर शॉ ने इसको प्रोपाउंड किया था। ठीक है, सर नेपियर शॉ ने ये जो ट्रोपोपॉज है इसको, इस लेयर के बारे में सर्च किया था। ठीक है। इट इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स वेयर द मिक्सिंग स्टॉप्स। ये ग्रीक वर्ड है ट्रोपोपॉज। हमने ट्रोपो का मीनिंग देखा था, ग्रीक वर्ड था ट्रोपो, जिसका मतलब होता है मिक्सिंग। ट्रोपोपॉज मतलब मिक्सिंग स्टॉप्ड। हाइट ऑफ द ट्रोपोपॉज इज अबाउट 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर। जो अभी हमने देखा था कि जो ट्रोपोपॉज है 16 किलोमीटर इक्वेटर पे है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वर्टिकल कन्वेक्शनल करंट, हेंस द लोवेस्ट टेम्परेचर इन द एंटायर ट्रोपोस्फीयर इज फाउंड डायरेक्टली अबव द इक्वेटर एट 16 किलोमीटर एंड नॉट ओवर द पोल अबाउट 8 किलोमीटर। मैंने पहले ही बताया था जो पोल पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, तो क्या होता है जो एयर होती है वो डेंसर रहती है। डेंसर होने से क्या वो सबसाइड होगी, नीचे आएगी, वो डिसेंड होगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है जो ट्रोपोपॉज है वो जो लेयर है वो उसका लेयर भी वो उसका फर्दर डाउन आ जाता है वो। ठीक है। इसके बाद देखोगे जो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, तो ये फिगर डिस्कस करते हैं जब भी एग्ज़ाम में ट्रोपोस्फेयर के बारे में आता है आपको लिखने के लिए, तो इस फिगर को पक्का ड्रा करना है आपको। ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, और ये नॉर्थ साउथ पोल, और ये इक्वेटर का, ठीक है, इक्वेटर वेस्ट, और ये है ईस्ट। ठीक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो डॉटेड लाइन है ये एक्चुअली ट्रोपोपॉज को दिखा रहा है। तो जो 16 किलोमीटर जो दिखा रहा है वो हमारा इक्वेटर पे दिखा रहा है, और 8 किलोमीटर पोल्स पे दिखा रहा है। ठीक है। दिस जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू स्ट्रेटोपॉज। अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर एट द हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर, hence thickness of stratosphere is less over equator 16 किलोमीटर to 50 किलोमीटर and more over the poles about 8 किलोमीटर to 50 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको पता है इसकी जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर है, तो इक्वेटर पे क्या होगी 16 to 50 किलोमीटर होगी, इसलिए वहाँ पे कम हो जा रहा है, इसका जो रेंज है वो कम हो जा रहा है ना। और ज़्यादा कहाँ पे हो जा रहा है, पोल्स पे, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटो जो पॉज है वो 8 किलोमीटर पे है, और स्ट्रेटो जो स्फेयर का जो स्ट्रेटोपॉज है वो, स्ट्रेटोपॉज मतलब अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, वो 50 किलोमीटर पे है। ठीक है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन हाइट एट लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर बट इंक्रीज इन हाइट इन द रिमेनिंग ऑफ द पार्ट। जो हमारा ये मान लीजिए कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर था, ये ट्रोपोपॉज है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, और ये स्ट्रेटोपॉज अगर ये लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ठीक, और ये अगर एक्स एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है,
ठीक। वाई पे हम लोग हाइट है किलोमीटर में, ठीक, और एक्स पे है टेम्परेचर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर डाउन होता है कहाँ तक, ट्रोपोपॉज तक, ठीक। ट्रोपोपॉज के बाद में कुछ जो कुछ डिस्टेंस के लिए स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। इसके बाद टेम्परेचर वापस से बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों होता है वो हम फर्दर अभी देखेंगे यहाँ पे। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट इज कंटेंट it as it contains concentration of ozone, ठीक है, in the lower part of the stratosphere up to the height of 30 किलोमीटर, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, स्ट्रेटोपॉज 16 किलोमीटर, ठीक, इक्वेटर, स्ट्रेटोपॉज 50 किलोमीटर, ठीक। तो जो 16 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर अप टू हियर 30 किलोमीटर, ये जो लेयर है यहाँ पे ओजोन की लेयर है, ओजोन गैस है, ठीक है। यहाँ पे ओजोन गैस है, ओजोन, ठीक। तो ओजोन जो गैस है ना, इसके बारे में देखेंगे आप। ओजोन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओजोन ऑब्स्ट्रक्ट द कंट्रोल ऑफ एक्सेसिव यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ से यूवी रेडिएशन आ रहा है उसको जो ओजोन की जो लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब हीट को वो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो इस फिगर में देखा होगा आपने, दिखाया होगा कि यूवी रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन ओजोन के ऊपर आ रही है। तो ओजोन ऑक्सीजन और एक ओ है ना, ऑक्सीजन और ओजोन जो ओ में डिवाइड हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। फिर दूसरा जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो दिखा रहा है O3 का सेम O2, ऑक्सीजन और O मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ का O2 और ये O मिलकर वापस से O3 बना रहे हैं। मतलब जो ओजोन की जो लेयर है वो जो सोलर रेडिएशन से, जो यूवी रेडिएशन आ रहा है सोलर इंसोलेशन से, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करके जो ओजोन है वो अर्थ सरफेस पे नहीं आ रहा, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। Ozone splits into O2 and O. UV radiation fall into it. O2 and O join together to form ozone again, ठीक है। Much of the UV radiation is utilized in this process and hence the amount of UV radiation reaching Earth surface is reduced, ठीक है। वो कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जो UV रेडिएशन है इसी प्रोसेस में यूटिलाइज हो जा रहा है और hence the amount of UV radiation reaching Earth surface is reduced. This had helped to maintain balance of atmosphere on the earth of the many thousand years, ठीक है। ये काफ़ी कई सालों से ये प्रोसेस चलता रहा। ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यू प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स वेयर इन्वेंटेड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, दिस सिंथेटिक केमिकल वाज वाइडली यूज्ड इन फ्लूइड एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। जो हमारे घर पे जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें जो गैस यूज होती है, एक्चुअली उसको नॉर्मली हम लोग फ्रीऑन गैस बोलते हैं, उसमें जो कंपोजिशन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये क्या होता है, ये व्हेन दिस प्रोडक्ट आर स्क्रैप्ड मतलब अगर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है इस गैस को अगर गलती से भी, तो CFC जो रिलीज़ करने पर एटमॉस्फेयर में ये इट रीचेस अप टू स्ट्रेटोस्फेयर वेयर इट डिस्ट्रॉय ओजोन। एक्चुअली क्या होता है, ये जो केमिकल जो सिंथेटिक है गैस है एक टाइप का CFC, ये क्या करता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की लेयर है उसको डैमेज करता है, ठीक है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन मीन्स लेसर ऑब्स्ट्रक्शन टू द इनकमिंग यूवी रेडिएशन, है ना। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है ना। Hence, the amount of UV radiation reaching Earth's surface has increased more in the recent years. It also responsible for the increase in the global temperature, ठीक है। अगर वो UV रेडिएशन जो है हमारे अर्थ सरफेस पे आएगा तो जो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ द टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, है ना। जब ग्लेशियर जब मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ेंगे। स्किन कैंसर बढ़ जाएगा, डिस्टर्बेंस इन इकोसिस्टम बढ़ जाएगा, ठीक है। इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम लोग ओजोन लेयर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है। इस
हाँ, फिगर में यही समझाया कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। यूवी रेडिएशन आ रहा है, ओजोन लेयर को क्रॉस करके नीचे तक आ रहा है अर्थ सरफेस पे, ठीक है। और सेम यहाँ पे पहले का दिखा रहा है कि पहले कम अमाउंट ऑफ जो यूवी रेडिएशन अगर इतने अमाउंट में आ रहा है तो ओजोन लेयर इसको कम करके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे भेज रहा है ना। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो में ओजोन लेयर की थिकनेस देखिए, यहाँ पे थिकनेस पहले कितना ज़्यादा था, अभी इसका थिकनेस देखिए कितना कम हो गया है ना। और जो अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन आ रहा था वो अब पहले कम भेजता था, अब अभी लेकिन वो अमाउंट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अर्थ सरफेस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका आज मैंने कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट क्लियर किया जो इससे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।